हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ध्येय आईएएस के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट, 10 जीएस के और 10 हिंदी के अपलोड कर दिए हैं। उसके पहले भी दोस्तों हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट जीएस के अपने खुद के अपलोड किए थे और 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी के अपने खुद के अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों जितने भी जीएस के और हिंदी के प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं, उसके चारों ऑप्शन का फुल डिटेलिंग के साथ एक्सप्लेन करके जो है बहुत ही मिनिमम समय में कवर कराया गया है दोस्तों। और जीएस में फुल मैपिंग के साथ उसको कवर कराया गया है, जो कि हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे दिमाग में चीजें होनी चाहिए, इसलिए उन सभी चीजों को हमने मैपिंग से बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और दोस्तों किस तरीके से टेस्ट सीरीज का भी रिवीजन होता है, उसी टेस्ट सीरीज में ही हमने रिवीजन उन सभी चीजों का करा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों जो भी हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप पीसीएस का दें, आरओ का दें, यूपी टेट का दें, सी टेट का दें, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, या किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम हो, उस सब को कवर करता है। क्योंकि दोस्तों उसका एक्सप्लेन ही इसी तरीके से किया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन ही इसी तरीके से किया गया है कि सभी एग्जाम को कवर करेगा, फुल डिटेलिंग के साथ, बैकग्राउंड के साथ, मैपिंग के साथ कवर किया गया है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश का संस्थापक इसमें बिंबिसार होता है। इसमें हम लोगों ने दोस्तों एक अलग तरीके से अब की करने की कोशिश की है, जिसमें हम लोगों ने जो भी टॉपिक आया है उसको हमने लूसेंट का पूरा कवर कर दिया इसमें, और वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। लूसेंट में चूंकि बहुत सारा फैक्ट दिया हुआ है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हमने इसमें कवर कर दिया है। इसमें जो हर्यक वंश का संस्थापक होता है वो बिंबिसार होता है, यहां पर दिया है, जो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठता है, और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है कि वो किस धर्म का अनुयायी होता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो प्रथम भारतीय राजा होता है, प्रथम भारतीय राजा होता है जो प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हमको ये ध्यान देना है कि उसने अंग राज्य को हराया था, अंग राज्य को मगध में मिला लिया था, क्योंकि अंग राज्य 16 महाजनपदों में से एक जनपद था। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको। और बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसको अपनी राजधानी बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है राजगृह, क्योंकि इसके बाद का जो शासक आता है अजातशत्रु, वो राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराता है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार, क्योंकि बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन होता है, तो वो राजवैद्य जीवक को भेजता है उनके सेवा शुश्रूषा में। और राजा प्रदोत्त को जब पांडु रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनकी सेवा में भी बिंबिसार जीवक को भेजता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। उसके बाद बिंबिसार का जो एक साम्राज्य विस्तार का एक जो प्रमुख कूटनीतिक हिस्सा होता है वो वैवाहिक संबंध के माध्यम से होता है। तो इसने जो है कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह किया था। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, कौशल भी जो है काशी कौशल 16 महाजनपदों में से एक था। और वैशाली के जो चेटक की पुत्री चिल्लना से भी इसने विवाह किया था। और मध्य प्रदेश जो कि पंजाब में है, जो कि पंजाब, आधुनिक पंजाब कहा जाता है उसको, वहां की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया था। बहुत इसके बाद इसका पुत्र आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठता है। और जब अजातशत्रु का पुत्र उदयन होता है, वो भी अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। इसीलिए इस वंश को, हर्यक वंश को, पितृहंता वंश भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है, बौद्ध धर्म को मानता है। और इसका पुत्र जो अजातशत्रु होता है वो जैन धर्म का अनुयायी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन होता है, वो भी जैन धर्म का अनुयायी होता है। ठीक है, और उदयन दोस्तों यहां से देखते पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। पाटलिपुत्र मतलब पटना, आज का पटना आधुनिक। तो पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है? उदयन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और वह जैन धर्म का अनुयायी होता है। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक होता है नागदशक होता है, जो उदयन का पुत्र होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ध्यान देना है, जो उदयन होता है, उदयन का पुत्र जो नागदशक होता है, इसकी हत्या करता है कौन? शिशुनाग। और शिशुनाग इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा, शिशुनाग जो होता है वो हत्या करता है और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को स्थापित करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयन चूंकि पाटलिपुत्र की स्थापना करता है तो पाटलिपुत्र राजधानी हो जाती है। उसके बाद उदयन की नागदशक की हत्या करता है शिशुनाग। नागदशक की हत्या करने के बाद पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में और अपनी राजधानी बना लेता है। और इसके बाद जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है वो वैशाली में ही होती है, कालाशोक के शासनकाल में। हालांकि कालाशोक अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को स्थापित कर देता है, पुनः पाटलिपुत्र को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये ध्यान देना है।
तो यहां से हम लोगों का ये पूरा टॉपिक लगभग हर्यक वंश 90% से ज्यादा कवर हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा की आधिकारिक तौर पर कांग्रेस द्वारा की गई मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, उसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो भारत के संविधान को तैयार करने के लिए सबसे पहली बात अगस्त प्रस्ताव 1940 में होती है, और अगस्त प्रस्ताव 1940 में भारतीय संविधान के निर्माण की बात को स्वीकार कर लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। थर्ड आ जाता है, गुप्त साम्राज्य की बाघ चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो गुप्त साम्राज्य की बाघ चित्रकला दोस्तों मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा दोस्तों गुप्त साम्राज्य के बारे में भी देख लेते हैं। बहुत छोटी चीजें हम लोग देखेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें। गुप्त साम्राज्य दोस्तों, गुप्त साम्राज्य जो आधुनिक कौशाम्बी है प्रयागराज के पास में, वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ये लोग गुप्त लोग जो थे कुषाणों के सामंत थे, क्योंकि कुषाण पहले आ चुके थे गुप्तों से, है कि नहीं? तो कुषाण का शासनकाल तो कुषाणों के सामंत थे गुप्त, और बाद में गुप्तों ने अपनी राजधानी अपना साम्राज्य पूरा स्थापित करते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त करते हैं, उसके बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी घटोत्कच आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसका पुत्र आता है चंद्रगुप्त प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पूछा जाता है कि ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और इसने केवल एकमात्र उपाधि महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, महाराजधिराज की उपाधि धारण की। फिर इसका पुत्र आता, और चंद्रगुप्त जो प्रथम होता है ये गुप्त साम्राज्य का, इसने गुप्त संवत की स्थापना 319-320 ईस्वी में की थी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। उसके बाद इसका पुत्र आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो होता है, ये समुद्रगुप्त के बारे में एक बात कही जाती है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। और आर्यावर्त के जो उत्तर भारत 9 शासकों को पराजित करके तो पूरा अपने आप पास हथिया लिया था, लेकिन जो दक्षिणावर्त के 12 शासक थे, इनको हरा करके इनको गद्दी सौंप दी, लेकिन उनसे कर वगैरह वसूल करता था। मतलब ये 12 जो दक्षिणापथ के राजा थे, ये समुद्रगुप्त के अधीन हुआ करते थे। ठीक है, ये ध्यान देना है। और इन्हीं विजयों के कारण इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान देनी है कि इसने परम भागवत की उपाधि धारण की और कविराज की भी उपाधि धारण की। ठीक है, अश्वमेघकर्ता विक्रमांक की भी उपाधि इसने धारण की। कविराज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संगीत प्रेमी था। ठीक है, समुद्रगुप्त विष्णु का भी उपासक था, और इसके सिक्के पर वीणा वादन करते हुए इसे दिखाया गया है, और इसी अनुसार इसे अंदाजा लगाया जाता है कि ये संगीत का शौकीन था। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिसेन था, और हरिसेन ने ही इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति की रचना करता है, जो कि एक चंपू काव्य के रूप में देखा जाता है। चंपू काव्य मतलब जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसका समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही शासनकाल में फाहियान भारत आता है। फिर हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो होता है दोस्तों, वो शकों पर विजय प्राप्त करता है, और शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया, और शकों को हराने के बाद हम लोग ये भी देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। और इसके पहले 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त मौर्य को शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है, ये ध्यान देना है। और इसके बाद हम लोग अगला जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों 9 रत्न हुआ करते थे, मतलब 9 विद्वान, जिसमें महाकवि कालिदास होते थे। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले आपको बता चुके हैं एक्सप्लेनेशन में अन्य पिछली टेस्ट सीरीज में। और धन्वंतरी होते हैं, छपड़क होते हैं, अमर सिंह होते हैं जो कि कोशकार होते हैं, शंकु होते हैं, वास्तुकार होते हैं, बेताल भट्ट घर परकर वारहमेर खगोल विज्ञानी होते हैं, और वरुरिच होते हैं, ये विद्वान होते हैं इनके। ठीक है, 9 रत्नों में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद आता है कुमारगुप्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त करते हैं। उसके बाद कुमारगुप्त के पुत्र आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। सुदर्शन झील वही सुदर्शन झील जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, और उसका जो है जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। उसने संस्कृत का पहला अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख के भी नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही भारत में हूणों का आक्रमण शुरू हो गया, मतलब शकों को हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में शुरू हो जाता है। अंतिम गुप्त विष्णुगुप्त होता है। इसमें एक चीज हमको और ध्यान देनी है गुप्त साम्राज्य में, कि जो इनके राज्य थे, इनके प्रांत थे, विभिन्न भागों में बटे हुए थे। किसमें किसमें? तो सबसे बड़ा भाग देश कहलाता था, देश का राजा, देश का जो शासक होता था वो गोपना कहलाता था। ठीक है, उसके बाद देश भुक्तियों में बटा था, भुक्ति में, भुक्ति जैसे राज्यपाल हम देख लेते हैं, राज्य देखते हैं,
तो भुक्ति होता था, और भुक्ति का जो शासक होता था वो उपरिक होता था, उपरिक होता था। उपरिक को जैसे आज के राज्यपाल हैं वैसे उपरिक होता था। उसके बाद विषय होता था, भुक्ति विषयों में बटा होता, विषय मतलब जिला, और विषय के प्रधान को विषयपति कहा जाता है, जैसे जिलाधिकारी आज का है। और उसके बाद ग्राम होता था, ठीक है, ग्राम के अधिकारी को, ग्राम प्रधान को ग्रामिक कहा जाता था, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है, 1336 से 1356 की अवधि तक विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाला हरिहर प्रथम किस वंश का था? तो हरिहर प्रथम संगम वंश का था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट, संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु ये क्रम से आते हैं राज्य, ठीक है। संगम वंश का संस्थापक हरिहर बुक्का होता है, और सालु वंश का संस्थापक होता है सालुव नरसिंह, और तुलु वंश का संस्थापक होता है, ये देखिए सालुव नरसिंह, इंपॉर्टेंट है, सालुव नरसिंह, ठीक है, नरसिंह है। और तुलु वंश का होता है वीर नरसिंह, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीर नरसिंह हो गया, ठीक है। और अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल होता है, ठीक। थोड़ा सा हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर और बुक्का नामक भाई करते हैं। और हरिहर, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जो होता है जीत का शहर होता है। और हरिहर बुक्का विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत के आशीर्वाद प्राप्त करके करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद आ जाता है संगम वंश, जो नाम पड़ता है अपने पिता के नाम पर, ये लोग अपना नाम अपने साम्राज्य का नाम रखते हैं। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। पहली राजधानी हम्पी होती है और दूसरी राजधानी पेनकोंडा होती है। ये हम लोग प्रैक्टिस सेट में लगा चुके हैं, ठीक है। और विजयनगर का साम्राज्य जो था किस नदी के किनारे था? तुंगभद्रा नदी के किनारे था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनकी राजभाषा तेलुगु थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरिहर और बुक्का पहले, ये सब छोड़िए, उसके बाद आ जाता है, हाँ, बुक्का जो प्रथम होते हैं वो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बुक्का प्रथम किसकी उपाधि? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करते हैं। और हरिहर द्वितीय महाराज धीराज की उपाधि धारण करते हैं। अभी भी ऊपर पढ़ चुके थे, गुप्त साम्राज्य में महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त ने धारण की थी, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इटली का यात्री एक आता है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आता है? देवराय प्रथम के शासनकाल में आता है निकोलो कोंटी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं निकोलो कोंटी जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में आता है, ठीक है। और इसने जो है देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाए, ठीक है, ये सब ठीक है। उसके बाद देखते हैं देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस का जो है यात्री अब्दुल रज्जाक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। और देवराय द्वितीय है, इसने 2000 मुस्लिम सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया था, ठीक है। तो यहां से हमको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही बात है। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर और उसके सैनिकों का स्वागत किया, ये भी सही बात है। और सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हो गई, गलत बात है, 323 ईस्वी में हुई। तो तीसरा नहीं सही है और 1 और 2 सही है, तो पूछ रहा है 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। थोड़ा सा सिकंदर के भी बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपका पूरा हम जीएस कवर करा देंगे दोस्तों, ठीक है। और पहले भी हम रिवीजन के पर्पज से बहुत सारी चीजें आप लोगों को कवर करा चुके हैं। सिकंदर देखते हैं, जन्म नहीं, ठीक है, इनके पिता फिलिप थे, ठीक है, इनके पिता कौन थे? फिलिप थे, नाम याद रखना है। और ये मकदूनिया का शासक था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होता सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, और अरस्तु प्लूटो का शिष्य था, और प्लूटो सुकरात का शिष्य था। मतलब अगर हम क्रम वाइज देखें तो सुकरात, प्लूटो, अरस्तु और सिकंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्रम है, ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया। सिकंदर भारत पर अभियान 326 ईसा पूर्व में करता है, और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर होता है। यही सेल्यूकस निकेटर जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, ठीक है। सिकंदर पंजाब पर आक्रमण करता है, पंजाब के शासक होते हैं पोरस से, और सिकंदर का युद्ध होता है जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है, या झेलम वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। झेलम नदी के किनारे होता है, और झेलम का पुराना नाम हम लोग पहले भी प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, वितस्ता होता है, ठीक है। इसीलिए इसको वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। सिकंदर की सेना व्यास नदी से इनकार कर देती है आने के लिए, ठीक है, ये सब। उसके बाद देखते हैं सिकंदर का जो जल सेनापति था वो निर्याकस था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में होती है। और सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बऊकेफला था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसने झेलम नदी के तट पर बऊकेफला नामक एक नगर भी बसाया था, ठीक। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8वीं शताब्दी की त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष निम्नलिखित में से किसमें से एक था? तो त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष दोस्तों चालुक्य, पल्लव और पांड्य के बीच में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चालुक्य, पल्लव, पांड्य, इसमें थोड़ा चालुक्य और पल्लव के बारे में बताते हैं आपको।
ये दक्षिण भारत के जो पल्लव राजवंश थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पल्लव राजवंश 575 ईस्वी से 980 ईस्वी तक लगभग चलता है, और इसके जो संस्थापक होते हैं सिंह विष्णु होते हैं, ठीक है। और इनकी जो राजधानी होती है कांची होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, कांचीपुरम इनकी राजधानी होती है। ये जो पल्लव वंश का संस्थापक होता है सिंह विष्णु, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी होता है। उसके बाद आता है सिंह विष्णु के बाद दोस्तों, फिर ये हमको ध्यान देना, किरात अर्जुनीयम का लेखक भारवी होता है। बहुत हम लोग किरात अर्जुनीयम के लेखक में कालिदास में कंफ्यूज हो जाते हैं, कालिदास और भारव में, भारवी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। पल्लव वंश के प्रमुख शासकों में फिर देख लेते हैं, सिंह विष्णु संस्थापक था, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन नामक रचना रची थी, जो कापालिकों पर प्रहसन थी, मतलब हास्यास्पद एक रचना थी। जो कापालिक, जो शैव धर्म के कापालिक होते हैं ना, जो भस्मीभूत से देह से हैं, देह में भस्मीभूत कर लेते हैं, पूरा राख वाख लगा लेते हैं, तो उनके ऊपर इन्होंने जो है प्रहसन लिखा था, हास्य रचना लिखी थी, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन ने लिखी थी, मां से महेंद्र वर्मन, मां से मत्त विलास प्रहसन, और मां से मंडप शैली का भी इन्होंने, मंडप शैली के मंदिरों का निर्माण कराना शुरू किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और महेंद्र वर्मन प्रारंभ में जैन मतावलंबी थे, इंपॉर्टेंट है। जो सिंह विष्णु थे वो विष्णु के उपासक थे, और ये जो मत्त विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन थे, जिन्होंने मंडप शैली की शुरुआत करी थी, जैन मत को मानते थे। लेकिन जो अपार के प्रभाव में आकर के, तमिल संत अपार के प्रभाव में आकर ये शैव भक्त बन जाते हैं, शैव के उपासक बन जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है, अच्छा, जो अभी बताए थे ना क्वेश्चन में जो मिला था, ये कि 8वीं शताब्दी में चालुक्य और पल्लव के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो चालुक्य नरेश हम देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार के चालुक्य। तो जो वातापी का चालुक्य था, पुलकेशिन द्वितीय, हम लोग पढ़ेंगे, उसने हर्षवर्धन को भी हराया था, और उस महेंद्र वर्मन को भी हराता है वो, ठीक है, महेंद्र वर्मन को भी हराता है और हर्षवर्धन को भी हराता है, ठीक है। तो अब जो महेंद्र वर्मन का पुत्र होता है, कौन होता है वो, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, ठीक है। और इसीलिए पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद, वातापी के पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद, इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। वातापी को हराया, और कोंड मतलब विजेता, तो वातापी का विजेता कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। तो इसलिए इसको वातापी कोंड की उपाधि धारण की। और बहुत इंपॉर्टेंट है, नरसिंह वर्मन ने दोस्तों सप्तरथ मंदिर का निर्माण करवाया था, 7 रथ जिसमें बने थे, और सबसे छोटा मंदिर इसमें द्रौपदी का था, और सबसे बड़ा मंदिर युधिष्ठिर का था। मतलब भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये 5 पांडव हो गए, 5 भाई के नाम पर 5 मंदिर, और द्रौपदी के नाम पर 6ठा मंदिर, और 7वां मंदिर वहां की जो स्थानीय देवी थी वल्यान कुट्टी, उनके नाम पर मंदिर बनवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान दें, ये सब चीजें इसमें नहीं मिलेगी, जो इसमें मिलेगी वो तो आपको बताएंगे गोला लगा के, और जो एक्स्ट्रा मिलेगी वो अपने मन से बताएंगे हम आपको। ये मत सोचिए आपको खाली हम लूसेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे बग दिए, ऐसे नहीं है, ठीक। तो कुछ हमको भी पता है, वो आपको बता रहे हैं, ठीक। अब वातापी कोंड की उपाधि कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम धारण करता है, ठीक है। और इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है, ठीक है, ह्वेनसांग आता है, ठीक। ये हो गया, यहां से इतना देखना है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय आता है, इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन प्रथम तो सप्तरथ मंदिर का निर्माण कराता है, वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। फिर उसका पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय आता है, और द्वितीय राजा सिंह की उपाधि धारण करता है, मतलब राजाओं में शेर। आगम प्रिय की उपाधि धारण करता है, मतलब शास्त्रों का प्रेमी। फिर शंकर भक्त की उपाधि धारण करता है, मतलब शिव का उपासक, ठीक, इंपॉर्टेंट है। और कांची के कैलाशनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाता है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक। और माना जाता है कि द्रविड़ कला की शुरुआत यहीं से होती है, स्थापत्य कला की, ठीक है। और अभी एक चीज बताए थे, महेंद्र वर्मन, मां से महेंद्र वर्मन, मां से मंडप शैली का निर्माण करवाया था, मंडप शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। और नरसिंह वर्मन आता है प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ शैली के मंदिरों का निर्माण कराना शुरू किया, ठीक है, रथ शैली के मंदिर। फिर ये आता है, ये द्रविड़ स्थापत्य की शुरुआत यहां से मान ली जाती है, ठीक है, यहां से हो जाता है। और यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दश कुमार चरित के लेखक कौन है, दंडी, दासे दंडी, दासे दश कुमार चरित, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में होते हैं दश कुमार चरित, ठीक है। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी है। और अभी इसमें पहले पढ़े थे कौन, किरात अर्जुनीयम के लेखक भारवी किरात अर्जुनीयम सिंह विष्णु के दरबार में, और दंडी दश कुमार चरित, ठीक है, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 7वां क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र ठीक है,
काकतीय की राजधानी वारंगल, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल, इन सब को जो है कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया था। ठीक है, पल्लव देवगिरी नहीं है दोस्तों, पल्लव की राजधानी अभी ऊपर पढ़े थे, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, कांचीपुरम, ठीक, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और चालुक्य कल्याणी है, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। ठीक, ये हो गया। 8th क्वेश्चन है, हमको ध्यान देना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सामवेद संहिता भारतीय संगीत की उत्पत्ति, ठीक है, मैं और गीता में कृष्ण ने कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूं, है कि नहीं, हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हैं। तो सामवेद भारतीय संगीत की उत्पत्ति में, साम माने संगीत होता है। ठीक, अथर्ववेद भारतीय चिकित्सा की उत्पत्ति, ये भी सही है। जादू टोना, ये भी सही है। ऋग्वेद संहिता प्रारंभिक गद्य नहीं है, प्रारंभिक ये पद्य है दोस्तों, पद्य शैली में, श्लोक की शैली में लिखा हुआ है। ठीक है, और यजुर्वेद संहिता यज्ञ अनुष्ठान होता है इसमें, ये भी सही है। या से यजुर और यज्ञ देखते हैं हम लोग, मिलान कर सकते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुशाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यह अवधि समृद्ध व्यापार द्वारा समृद्ध थी, तो ये भी सत्य है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम कुशाण वंश के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कुशाण वंश दोस्तों। अब जैसे पहलव के बाद कुशाण है, अब पहले के प्रैक्टिस सेट में हम बता चुके हैं कि जो भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ था, सबसे पहले हिंद यूनानी मतलब इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुशाण। तो ये एक क्रम है, क्रम मिलाने को पूछता है, ध्यान रखना है। ठीक, पहलव के बाद कुशाण आए, ये यूची तोखरी भी कहलाते थे। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट है, इसका जो संस्थापक होता है कुजुल कथविशेष होता है। कुशाण का संस्थापक कु से कुशाण, कु से कुजुल कथविशेष, और इसका जो वास्तविक संस्थापक होता है कनिष्क नहीं होता है, वास्तविक संस्थापक विम कथविशेष होता है, और जो कनिष्क होता है वो प्रतापी राजा होता है इसका। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा कनिष्क होता है, और इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी प्रथम द्वितीय राजधानी आ जाए इंपॉर्टेंट होती है, और वनडे एग्जाम के में तो इंपॉर्टेंट होती है, सबकी राजधानियां हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और कनिष्क ने 78 ईस्वी पर गद्दी पर बैठने के बाद उसने संवत चलाया था, एक संवत चलाया जिसको शक संवत कहा जाता है, और शक संवत ही भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में होती है, क्योंकि कनिष्क मध्य एशिया से आया था, तो कुंडलवन कश्मीर वहां के निकट है, पुरुषपुर पेशावर वहां की राजधानी थी, वहां के कश्मीर के निकट है, तो कुंडलवन में इनका बौद्ध संगीति होना स्वाभाविक बात है। ठीक है, ये हो गया। और बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी कुंडलवन में जो बौद्ध संगीत हुई थी चतुर्थ, ये भी ध्यान देना। और कनिष्क पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस संप्रदाय को मानता था, तो महायान संप्रदाय को मानता था। ठीक है, ये हो गया। और पेन चाओ कनिष्क को हराया था, ये ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हाँ, आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, और सबसे शुद्ध सोने की मुद्राएं अगर पूछता है तो किसने जारी की, तो कुषाणों ने जारी की। और सबसे ज्यादा सोने की सिक्काएं गुप्त साम्राज्य ने जारी की, और सबसे पहले सोने की सिक्के किसने जारी किए, मिनांडर या इंडो ग्रीक ने जारी किए, और उन्होंने ही, इंडो ग्रीक ने ही सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किया। ये भी पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट का रिवीजन ऐसे ही होता है कि नहीं, हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रैक्टिस सेट का रिवीजन ऐसे ही होता है। और कोई भी चीज आप हमसे पढ़ेंगे या हमारे साथ पढ़ेंगे तो हम चीजों को ऐसे ही रिवाइज खुद भी करते हैं और आपको भी रिवाइज करवाते हैं। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया, उसमें हमारे इसी प्रकार के रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था दोस्तों। ठीक है, तो कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए थे, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सिक्के गुप्तों ने, सबसे पहले सिक्के इंडो ग्रीक ने चलवाए थे। ठीक है, कुषाण उत्तर पश्चिमी में तांबे के सिक्के। ठीक है, और हाँ, इसके बाद ये ध्यान देना है, कनिष्क का जो राजवैद था आयुर्वेद, वो चरक था। मतलब कनिष्क का जो एक राजवैद था चरक था, चरक ने चरक संहिता लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछ लेता है चरक कब आए, इसके पहले पतंजलि आए थे, फिर उनके पहले पाणिनि आए थे, तो ये सब चीजें पूछ लेता है। ठीक है, तो मिलान करने को पूछता। तो चरक संहिता किसने लिखी थी, चरक ने लिखी थी, और कुषाणों के शासनकाल में थे। ठीक है, ये ध्यान देना है। और जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश क्या कहलाता है, चरक कहलाता है, चरक संहिता कहलाती है। ठीक है, और विश्वकोश कई है, इसमें ध्यान देना है, इसीलिए कुषाण इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, महाविभाषा सूत्र के रचनाकार वसुमित्र होते हैं। वसुमित्र जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी, महाविभाषा सूत्र की रचना करते हैं, और इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है।
मतलब भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश जो चरक ने चरक संहिता लिखी थी, और महाविभाषा शास्त्र सूत्र जिसने वसुमित्र ने लिखी थी, उसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अभी और एक चीज आ रही इंपॉर्टेंट, कनिष्क के राज कवि जो अश्वघोष थे, उन्होंने बुद्ध चरित लिखी थी, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। उसके बाद ठीक है, ये सारी चीजें नागार्जुन आ जाती हैं। कुषाण राजा देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसार का समर्थन किया और सक्रिय रूप से अभियान चलाया, ये गलत स्टेटमेंट है। अरुणा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण आंदोलन में सक्रिय भागीदार थे, ये सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। दोस्तों हम लोगों को यह ध्यान देना है, 14 जुलाई 1942 में जो हुआ था, वर्धा का सम्मेलन हुआ था, वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पास करने की बात की गई, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की बात की गई। फिर दोस्तों आता है 8-9 अगस्त, ठीक है, 8-9 अगस्त मान लेते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, और जुलाई में यह कहा जाता है कि गांधी जी की अध्यक्षता में होगी। ठीक है, गांधी जी इसके नेतृत्व में होगी। ठीक है, आंदोलन तो 8-9 जुलाई को पास हो जाता है भारत छोड़ो प्रस्ताव, और शुरू किया जाता है। अगले ही दिन सुबह 9 अगस्त को ही ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता है, और सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों एक चीज बताएं, जो राजगोपालाचारी थे, इन्होंने ये जो 14 जुलाई को हुआ था ना, इसका विरोध किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसका विरोध राजगोपालाचारी ने किया था। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं थी, राजगोपालाचारी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, है कि नहीं। वेदारण्यम से इन्होंने जो है नमक यात्रा शुरू करी थी तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान देना है, समुद्र के तट तक। ठीक, यहां पर ये कुछ मामलों में नेतृत्व से ये मतलब बैठक के खिलाफ थे, इसीलिए इन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑपरेशन जीरो आवर चला गया, इसके बाद सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जो भूमिगत रूप से आंदोलन चलाते हैं, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, उषा मेहता, ये सब लोग भूमिगत होकर के आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, है कि नहीं, और महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया। न्यू इंडिया और यंग इंडिया में कंफ्यूजन होता है, तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट और यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ब्रह्म समाज दोस्तों हिंदू धर्म को शुद्ध करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना, इसका उद्देश्य था, सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, सामाजिक बुराइयों की आलोचना करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना और मानवीय गरिमा पर जोर देना, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 1828 में करते हैं। ठीक है, 1828 में राजा राम मोहन राय इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, और इन्हीं के विरोध स्वरूप राधाकांत देव जो है 1829-30 में धर्म सभा की स्थापना करते हैं। ठीक है, हम पहले की प्रैक्टिस सेट में ये सब बता चुके हैं। ठीक है, और ध्यान देना है 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, 1828 में हो गया। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन होता है अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1828 में ब्रह्म समाज, फिर एक इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना ये राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर मिल करके करते हैं, हिंदू कॉलेज की स्थापना। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे सेप्ट ऑफ जीसस लिखी इन्होंने, मिरातुल अखबार चलाया इन्होंने। ठीक है, और तुहकात ए मुजाहिदीन चलाए। ठीक है, जो इन्होंने पत्रिका चलाया था मिरातुल अखबार, वो बंगाली फारसी भाषा में थी, और संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में चलाया। बंगदूत इन्होंने चलाया। ठीक है, पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित करी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये सब चीजें कवर करनी है। 13 क्वेश्चन हो गया, ब्रिटिश भारत के दौरान इस्लिंगटन आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इस्लिंगटन आयोग इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक सेवा से संबंधित था। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 1924 में ली आयोग आया था, जिसने लोक सेवा आयोग की परीक्षा को भारत में कराने की संस्तुति की थी दोस्तों। ठीक है, 14 है, स्वामी दयानंद ने निम्नलिखित में से किन वेदों का हिंदी में अनुवाद किया? तो ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद किया। पहले ये संस्कृत में अनुवाद करने वाले थे, फिर किसी ने बताया भैया हिंदी में अनुवाद करिए, हिंदी ज्यादा लोग जानते हैं, आपकी बात को ज्यादा लोगों तक समझाने के लिए आपकी बात को हिंदी में आपको लिखना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया। 15 है, हेनरी विवियन डेरोजियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एंग्लो इंडियन थे, सही स्टेटमेंट है। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, यह भी सही स्टेटमेंट है। इन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, स्थापना नहीं, पढ़ाया। और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में भी बताए राजा राम मोहन राय और
डेविड हेयर ने की थी, ठीक है। और बाद में इनके कट्टरपंथ के कारण इन्हें हटा दिया गया, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है? तो तीनों सही है, ठीक है। 16 है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा झांसी के विद्रोह को दबाया गया? तो ह्यूरोज के द्वारा दबाया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, कैंपबेल के द्वारा कानपुर लखनऊ और लॉरेंस के द्वारा लखनऊ, ठीक है, मुख्य रूप से लखनऊ, ठीक है, ये ध्यान देना। और ह्यूरोज ने कहा था कि ह्यूरोज ने झांसी की रानी के बारे में कहा था कि पूरे 1857 की क्रांति में जितनी भी क्रांतियां हुई थी उसमें पूरे स्वतंत्रता सेनानियों में अकेली मर्द थी झांसी की रानी, ये कहा था जनरल ह्यूरोज ने। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कहां कहां पर जो हमारी 57 की क्रांति हुई थी, कौन कौन नेतृत्व किया था और किन किन अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया था उसको, ठीक है, दमन किया गया था, ये देखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो दिल्ली में नेतृत्व बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था, इंपॉर्टेंट है। और इसको दबाया था निकलसन और हडसन ने। हडसन रोड भी बनी है दिल्ली में, ठीक है, ये ध्यान देना है। एक हडसन कॉलेज कानपुर में है, ठीक है, परेड के पास, ठीक है, ये ध्यान देना, निकलसन और हडसन हो जाता है दिल्ली में। कानपुर में नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने किया था। कानपुर में किसने दबाया था? कासे कानपुर, कासे कैंपबेल ने किया था, ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व कर रही थी और इसको किसने दबाया था? ला से लखनऊ, ला से लॉरेंस और कैंपबेल ने भी किया था। लखनऊ कानपुर में दूरी ही कितनी है, तो कैंपबेल कानपुर से दबा कर लखनऊ चले आए, है कि नहीं, ये चीज देख लेंगे, या लखनऊ से दबाकर कानपुर चले आए, ठीक। तो और ला से लखनऊ, ला से लॉरेंस किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था और ह्यूरोज ने तो उसका दमन किया ही था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया और दबाया नील ने किया, नील ने दबाया, ठीक है इसको। जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था और विलियम टेलर और विंसेंट आयर, टेलर और आयर ने इसको दमन किया। बरेली में खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया था और हडसन ने इसका दमन किया था। अब बरेली कहाँ है? बरेली पश्चिम में है, तो हडसन देखिए, हडसन दिल्ली में किए और दिल्ली से जाकर के फिर बरेली वहां पर निपटा दी अपना काम धाम, है कि नहीं, वहां से कम दूरी है, ठीक, ये कर सकते हैं। ऐसे ही रिलेट करके याद किया जाता है, ठीक है। फैजाबाद में मोहम्मद अहमदुल्ला या मौलवी अहमदुल्ला ने किया था और उसको दबाया था कर्नल नील। अब प्रयागराज या फैजाबाद से इलाहाबाद कितनी दूरी है? तो इलाहाबाद में नील ने किया था, वहां से दबा करके फैजाबाद चले आए। फतेहपुर अजीमुल्ला ने किया और फिर वहां पर दमन किया था रेनल्ड ने किया था, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। 17वां क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सती प्रथा का उन्मूलन किया था इन्होंने 1829 में, जो कानून बना था उसका 17वां अधिनियम था, तो उसके तहत सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। बाल विवाह का उन्मूलन भी इन्होंने योगदान दिया था। विधवा पुनर्विवाह में नहीं किया था, विधवा पुनर्विवाह में ईश्वरचंद विद्यासागर थे, ठीक है। तो इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य नहीं था? सत्य शोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में, और 1873 में ही इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो इसका उद्देश्य क्या था सत्य शोधक समाज का? पूछा है कि इसके उद्देश्यों में से कौन सा एक नहीं था, ठीक है। शूद्रों अतिशूद्रों को पुजारी, पुरोहित, सूदखोर आदि की सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाना, सही स्टेटमेंट है। सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की अनिवार्यता को खत्म करना, यह भी इसका उद्देश्य था कि पुरोहित ही क्यों जो है सांस्कृतिक कार्य कराएं, ठीक है, हर व्यक्ति करा सकता है, ठीक है। महिलाओं और निचली जाति के बीच शिक्षा का प्रसार, सही स्टेटमेंट है। एकेश्वरवाद का लोगों के बीच प्रसार, ये गलत स्टेटमेंट है। एकेश्वरवाद के लिए तो राजा राम मोहन राय थे। 19वां क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज जिसे सत्य साधक समाज भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा शुरू किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है। 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से अहमदिया आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह मिर्जा गुलाम अहमद दुत्ती के द्वारा स्थापित आंदोलन था, सही स्टेटमेंट है। इसने स्वयं को मोहम्मदन पुनर्जागरण मानक वाहक बताया, यह भी सही स्टेटमेंट है। यह प्रार्थना समाज के सिद्धांतों पर आधारित था, यह गलत स्टेटमेंट है। यह प्रार्थना समाज नहीं दोस्तों, यह ब्रह्म समाज के सिद्धांतों पर आधारित था। वही ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसने जिहाद का विरोध किया और भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी उदारवादी शिक्षा फैलाने का काम किया, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो सी स्टेटमेंट गलत है, तो गलत पूछा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना पा से प्रार्थना समाज और पा से पांडुरंग ने किया था, ठीक है। और पा से पांडुरंग, पा से प्रार्थना समाज, पा से परमहंस मंडली का भी इन्होंने किया था, ठीक है। परमहंस मंडली का भी इन्होंने स्थापित किया था पांडुरंग ने। 21 आ जाता है, ताज उल मासिर पुस्तक के लेखक कौन थे? हसन निजामी थे, ये हम लोग पहले के प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, विजयनगर काल के दौरान भारत का दौरा करने वाला विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था? तो मेगास्थनीज नहीं था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। निकोलो कोंटी आया था
देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये देख लीजिए आप लोग। निकोलो कोंटी दोस्तों देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, समय नहीं याद करना है। इटली का था ये। ठीक है, अब्दुल रज्जाक फारस का था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नूनिज दोस्तों पुर्तगाली नाविक था, नूनिज पुर्तगाली था और पुर्तगाल से ही आया था और अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस और बारबोसा दोस्तों कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत में आए थे, मतलब विजयनगर साम्राज्य में आए थे। 23वां देखना, चंद्रगिरी का ऐतिहासिक किला निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो तीन तरफ से घिरा ललितपुर जिला है। इसको हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैप, ये है सोनभद्र, ये ललितपुर है। ललितपुर 1 2 3 तीन तरफ से घिरा जिला आ जाता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, 25 है, उत्तर प्रदेश का झारखंड से सटा जिला कौन सा है? तो झारखंड से सटा जिला सोनभद्र आ जाता है। ये है हमारा सोनभद्र, ये देखिए झारखंड की सीमा यहाँ लग रही है तो ये सोनभद्र हो गया। और सोनभद्र दोस्तों देखिए बिहार से सीमा लग रही, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और किससे? मध्य प्रदेश से सीमा लग रही। तो 4 स्टेट से सीमा लगने वाला एकमात्र राज्य, एकमात्र जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? सोनभद्र। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा किसकी लग रही है? सहारनपुर। ये देखिए सहारनपुर की हिमाचल प्रदेश से सीमा लग रही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 26 है, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की संख्या निम्नलिखित में से है। तो ग्राम सभा की संख्या निम्नलिखित में से क्या है? बसे हुए गांवों की संख्या के बराबर नहीं होगी, बसे हुए गांवों की संख्या से कम, ये सही स्टेटमेंट है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बसे हुए गांव से ज्यादा ये नहीं होता, निर्जन गांव से भी कम ये नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना है, जो उत्तर प्रदेश में टोटल गांव है ना वो 97,000 है और जो ग्राम सभा है वो 58,000 है और जो ग्राम पंचायत है वो 59,000 है। ठीक है, ये ध्यान देना, मतलब सबसे छोटी इकाई गांव हो गई और उससे बड़ी इकाई ग्राम पंचायत हो गई, मतलब सबसे छोटी इकाई गांव, फिर ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा आ जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। तो जो ग्राम पंचायत होता है और ग्राम सभा होती है, तो ग्राम सभा पहले समझते हैं। ग्राम सभा दोस्तों एक वैधानिक निकाय होती है जो ग्राम स्तर पर संचालित होती है और ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और ऑडिट रिपोर्ट को ध्यान में रखती है। जो ग्राम पंचायत बजट बनाती है उसको ये ऑडिट करती है, रिपोर्ट करती है। और ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है। और देखिए ग्राम सभा में हर वह व्यक्ति शामिल होता है जिसका नाम संभावित गांव की मतदाता सूची में दर्ज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा गांव के ऐसे वयस्क जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है उनसे निर्मित ग्राम सभा होती है। ठीक है, और ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत पंचायती राज का निचला तत्व है जो गांव के कल्याण और विकास को ध्यान में रखकर गांव स्तर पर काम करती है। ठीक है, ये ध्यान देना है, यह एक अस्थायी निकाय है ग्राम पंचायत, और ग्राम सभा स्थायी निकाय है। और ग्राम पंचायत जो होता है अस्थायी निकाय है, और क्योंकि पंचायत के सदस्य को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान को हम लोग चुनते हैं ना, कौन चुनता है? ग्राम सभा के ही सदस्य तो मिलकर के चुनते हैं, है कि नहीं? ग्राम सभा के ही सदस्य तो चुनते हैं, तो जो वयस्क मताधिकारी होते हैं वही तो चुनते हैं। तो पंचायत के सदस्यों को 5 साल के लिए चुना जाता है और इसलिए ये अस्थायी निकाय है। और ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य और सरपंच ये भी होते हैं। ठीक है, और देखते हैं ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, अभी बताए। और ग्राम सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं होते क्योंकि जो मतदाता सूची में होते हैं वही तो ग्राम सभा के सदस्य हो गए, है कि नहीं? तो ग्राम सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, इसीलिए ग्राम सभा अस्थायी सदन है, मतलब स्थायी निकाय है, और ग्राम पंचायत अस्थायी निकाय। ठीक है, ये ध्यान देना है। बाकी ये तो ठीक है। ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? स्वच्छता, नालियां, नागरिक भूमिकाएं, तालाब वाला निर्माण करने का कार्य करती है। और ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णयों को किसी अन्य निकाय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसे करने की शक्ति केवल ग्राम सभा के पास है, मतलब ग्राम सभा जो निर्णय लेती है वो खुद ही रद्द कर सकती है और कोई रद्द नहीं कर सकता है। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में इंपॉर्टेंट है, हमको ये ध्यान देना है। ठीक है, 27वां देखना है, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीब परिवारों को निजी और सरकारी अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपया तक मुफ्त इलाज। सालाना 5 लाख रुपए तो था, लेकिन हर परिवार को था, हर परिवार को निजी और सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपए का सालाना मुफ्त इलाज दिलवाना था। तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा और इसकी शुरुआत 1 मार्च 2019 को हुई थी। ठीक है,
28 है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए पूरा आपको बताएंगे नाबार्ड के बारे में। निम्नलिखित में से किस बैंक के रूप में कार्य करता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में तो काम नहीं करता, स्वयं सहायता समूह। वाणिज्यिक बैंक तो कर ही नहीं सकता है, ये मना ही है सीधा सीधा। छोटे और मध्यम उद्यम नहीं तो पर्यवेक्षी संस्था के रूप में कार्य करता है। और पर्यवेक्षी संस्था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत यह रेगुलेट करता है, विनियमित करता है किसको किसको? जो क्षेत्रीय ग्रामीण संस्थाएं होती हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं और जो जिला सहकारी बैंक होते हैं, उनको ये विनियमित करने का काम करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की अनुशंसा पर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। और कृषि और ग्रामीण शाखा की ये सबसे बड़ी संस्था होती है, ठीक है, ये ध्यान देना। और सीधा सीधा इसमें मना किया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कि यह एक विकासात्मक बैंक है और व्यावसायिक बैंक के रूप में काम नहीं कर सकती है, ठीक है। और हम लोग को यह ध्यान देना है, जो पीएसएल होता है दोस्तों, सुना होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब जो हम लोग देखते हैं ना मौद्रिक नीति के उपकरण देखते हैं ना, एक ओएमओ, एलएएफ, आरआर, ट्रिपल आर, सीआरआर, एक ये उपकरण हो गया। एक दूसरा उपकरण हो गया जो गुणात्मक उपकरण कहलाता है, जो ट्रिपल आर, सीआरआर, एसएलआर, ये सब होते हैं ना, ये सब मात्रात्मक उपकरण होते हैं और ये गुणात्मक उपकरण होते हैं। इसी गुणात्मक उपकरण में आता है पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये क्या होता है? ऐसे क्षेत्रों को उधार देता है जो क्षेत्र को आवश्यकता होती है, जो क्षेत्र कम विकसित होते हैं, जिनको बढ़ावा देने की, नवाचार कराने की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, कृषि, आवास, है कि नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा, निर्यात साख, एमएसएमईज, ये सब संस्थाएं, ये सब क्षेत्र होते हैं जिनको ये उधार देती है या सहायता देती है। तो हर बैंक का फिक्स होता है कि ये बैंक, जैसे सहकारी बैंक 75% या 25% या 50% इन सब क्षेत्रों में देगी। मान लीजिए 75% देना था और उसने 50% दिया, 25% नहीं दिया, मतलब उस क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र को या किसी भी क्षेत्र को 25% क्षेत्र जो होता है, 25% जो उसका पैसा होता है आरआईडीएफ में चला जाता है। आरआईडीएफ मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में वो पैसा चला जाता है और इस पैसे की निगरानी, इस पैसे का विनियमन भी नाबार्ड करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ये पता होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। 29 है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर है? तो सबसे प्रदूषित शहर नोएडा है दोस्तों, ठीक है। 30 है हिमालय शिखर और अन्य स्थिति, उनकी स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन जम्मू कश्मीर में है, सही है। नंदा देवी उत्तराखंड में सही है। कंचनजंगा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, कंचनजंगा सिक्किम में है दोस्तों, ठीक है। तारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? कंचनजंगा वाला। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये है दोस्तों सारी चोटियां कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल में है, ठीक है, मतलब सिक्किम में भी है और इसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी है। और क्रम पूछ लेता है, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट, ये सब क्रम पूछता। और यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर केटू गॉडविन ऑस्टिन है, ये केटू गॉडविन ऑस्टिन है और यहाँ पर एक नंगा पर्वत भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीजें हम लोगों से पूछी जाती हैं, ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है। 31वां क्वेश्चन है तराई आर्क लैंडस्केप, मतलब तराई आर्क लैंडस्केप निम्नलिखित में से किस नदी के बीच 810 किलोमीटर की दूरी पर है? तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, तराई आर्क लैंड गैप तो यमुना और भागमती नदी के किनारे है, जो कि नेपाल और उत्तर प्रदेश में आ जाता है ये, ठीक है दोस्तों। ये नेपाल हो गया, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश हो गया। तो भागमती नदी नेपाल और बिहार में बहती है और यहीं से यमुना नदी बहती है, तो उन्हीं दोनों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो तराई आर्कलैंड कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32, महिला सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो दामिनी है। दमके दतिया दुत दामिनी जो किलके कलबाल विनोद करें, अवधेश के बाल कचारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। 33वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित प्रमुख जनजातियों में से किस एक जनजाति की जीवन शैली में गोदना का एक अभिन्न अंग है? गोदना मतलब जो टैटू वगैरह बनवाते हैं, तो बैगा जनजाति का है दोस्तों, ठीक है। बैगा जनजाति, गोंड, बैगा, कोल, कोरकू, ये सब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में पाई जाती हैं, ठीक है। और अगरिया जनजाति दोस्तों, अगरिया, बैगा, भुइयां सोनभद्र में पाई जाती है, ठीक है। और गोंड जनजाति, गोंड, बैगा, कोल, कोरकू अभी बताया ही है। सहरिया जनजाति दोस्तों ललितपुर में पाई जाती है, सहरिया जनजाति ललितपुर में, ठीक है।
34 है बटेश्वर मेला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर होता है? तो बटेश्वर मेला दोस्तों यमुना नदी के तट पर होता है। ठीक है, इतने भी उत्तर प्रदेश में मेले हैं ना, थोड़ा आज मेलों को हम लोग देख लेते हैं चल के। तो कुंभ मेला पता है प्रयागराज में होता है, सही है। गढ़मुक्तेश्वर मेला इंपॉर्टेंट है, हापुड़ में होता है। गढ़ से आप अड़ा याद कर सकते हैं, तो हापुड़ में होता है गढ़मुक्तेश्वर मेला। ठीक है, नौचंदी मेला मेरठ में होता है, नौचंदी। देवा शरीफ बाराबंकी में है, तो देवा मेला भी बाराबंकी में होता है। ठीक है, मकनपुर फर्रुखाबाद में है, मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में होता है। ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर में होता है, इंपॉर्टेंट है। और कलिंजर बांदा हम लोग सुने होंगे, कलिंजर का युद्ध है कि नहीं, तो कलिंजर बांदा में है, तो कलिंजर मेला भी बांदा में होगा। लखनऊ महोत्सव तो याद नहीं करना है इसको, वाराणसी याद नहीं करना है। गंगा महोत्सव वाराणसी थोड़ा सा रिलेट करना है, गंगा महोत्सव वाराणसी में ही होता है। ठीक है, प्रयागराज में नहीं। प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव होता है। ठीक है, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम, वेणी मतलब नदी, त्रि माने 3 नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती, तो ये हो गया। ठीक है, होली मथुरा, तो बरसाने की होली है कि नहीं, वहां की होली फेमस ही है, तो होली महोत्सव मथुरा की। ठीक है, मथुरा ब्रज क्षेत्र की। कबीर मेला संत कबीर नगर मगहर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब याद भी हो जाएगा। रामायण मेला चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विद्या पड़त है तेयावत यही देश, तो रामायण मेला चित्रकूट में होना स्वाभाविक है। कैलाश मेला आगरा में है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। आयुर्वेद मेला झांसी में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बिठूर गंगा कानपुर में एक जगह है, बिठूर है कि नहीं, तो बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में मनाया जाता है। कजली महोत्सव महोबा में है। ठीक है, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। शाकंबरी सा से सहारनपुर होता है। ठीक है, खिचड़ी गोरखपुर में मनाया जाता है, खिचड़ी मेला। और गोविंद सागर मेला अंबेडकर नगर में मनाया जाता है। रामनवमी अयोध्या में मनाया जाता है। देखिए 22 जनवरी को रामनवमी मनाई जाएगी, बढ़िया है कि नहीं। अब देखते हैं 35 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामसर साइट में शामिल सांडी पक्षी अभ्यारण्य है? तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। दोस्तों रामसर साइट दोस्तों पिछले के सेशन में बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से बता चुके हैं, पूरा A to Z सब कुछ रिलेट करके। ठीक है, चलिए फिर से बता देते हैं। रामसर साइट दोस्तों, रामसर जगह है ईरान में है। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन ईरान में आयोजित किया जाता है, किस लिए? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। ठीक है, इसको लागू किया जाता है 1975 से। ठीक, रामसर सम्मेलन में आर्द्र भूमियों को संरक्षण करने की बात की जाती है। भारत में कुल 75 आर्द्र भूमियां स्थल है और यूपी में 10 से 12 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और पिछले प्रैक्टिस सेट में पूरे उत्तर प्रदेश के हमने लिस्ट से बता दिए हैं। उसके बाद 1990 में रामसर सम्मेलन के तहत आर्द्र भूमियां जो संरक्षित, जो काफी प्रदूषित हो गई हैं नगरीकरण के माध्यम से, जो अपने पतन की अवस्था में है, उनको संरक्षित करने के लिए मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल आया। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उनको शामिल करने की बात की गई और उसमें भारत के 3 शामिल थे। चिल्का झील शामिल थी, केवलादेव घाना नेशनल पार्क और लोकटक झील, 3 शामिल थी। परंतु अब चिल्का झील को हटा दिया गया क्योंकि उसका पुनरुद्धार कर दिया जा चुका है। ठीक है, तो इस वजह से अब वर्तमान में केवल 2 झीलें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। कौन सी? लोकटक झील और केवलादेव घाना। ठीक है, ये चीज शामिल है और 1975 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, 36 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सरिस्का राजस्थान में सही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, जिम कार्बेट गलत है, उत्तराखंड में। ठीक है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में। 37 तो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, दिल्ली से कोलकाता जो जाता है वही है। ठीक है, ये 38 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य के लोगों द्वारा सरकार को विभिन्न फीडबैक देने की सुविधा प्रदान करना। यही भैया मेरी सरकार है ना, तो मेरी सरकार है मतलब लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़े शासन प्रशासन में, लोगों की दिलचस्पी बढ़े शासन प्रशासन में, इसलिए सरकार के द्वारा माई गवर्नमेंट मेरी सरकार तो मेरी है तो मैं फीडबैक दूंगा, तो इस वजह से इस पहल को शुरू की गया। ठीक है, 39 है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 40 है निम्नलिखित में से कौन न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग और हिंदुस्तान सूचना सेवा संघ का संस्थापक था? बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय थे। उन्होंने 1916-17 में किया था वहां पर न्यूयॉर्क में स्थापना। और बहुत इंपॉर्टेंट है 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं? श्यामजी कृष्ण वर्मा करते हैं। और भारत में इंडियन होम रूल लीग अप्रैल के महीने में 1916 में बाल गंगाधर तिलक बंबई छोड़ करके पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में मद्रास के साथ जो है पूरे भारत में एनिबेशन सितंबर माह 1916 में शुरू करती हैं। ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है।
और लाला लाजपत राय दोस्तों 1923 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें जीते थे, और 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता भी करते हैं। कौन? लाला लाजपत राय। और इन्होंने जो कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी, अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, इसको सुरक्षा वॉल्व की संज्ञा दी। ठीक है, ये सुरक्षा वॉल्व की तरह काम करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। 41वां क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 तक भारत में वर्तमान मुद्रास्फीति की दर कितनी है? तो 5.66 है दोस्तों। वर्तमान मुद्रास्फीति 4 ± 2 हो सकती है, मतलब 6 से ज्यादा नहीं हो सकती और 2 से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, और मुद्रास्फीति क्या होती है? वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के वृद्धि के क्रम को जो है मुद्रास्फीति कहते हैं। ये एक प्रकार की स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ठीक है, और इससे संबंधित एक अविस्फीति होती है। अविस्फीति क्या होती है? वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी होती है तो वो अविस्फीति कहलाती है। और मंदी होती है जब लोगों के खर्च की प्रवृत्ति कम हो जाती है तो मार्केट में मंदी आ जाती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और एक स्टैगफ्लेशन होता है। स्टैगफ्लेशन में स्टैग छिपा हुआ है, और स्टैग भी है और फ्लेशन भी है। फ्लेशन मतलब महंगाई हो गई, स्टैग मतलब मंदी हो गई। तो जब मंदी, मुद्रास्फीति और मंदी दोनों हो तो ऐसी खतरनाक स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। सबसे खतरनाक स्थिति ये होती है। ठीक है, और मुद्रास्फीति दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और परचेजिंग प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, 3 इंडेक्स से नापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष 2011 है, सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है। ठीक है, और डब्ल्यूपीआई इंडेक्स जो है थोक वस्तुओं पर जारी की जाती है, थोक वस्तुओं पर। और इसका जो थोक है कि नहीं, थोक का मतलब व्यापार है, तो व्यापार का मतलब इसका वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार के द्वारा डब्ल्यूपीआई जारी किया जाता है, और सीपीआई जारी किया जाता है एनएसओ के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और सीपीआई के माध्यम से मुद्रास्फीति का आकलन करने की जो अनुशंसा की थी उर्जित आर पटेल समिति ने की थी। और जो पीपीआई है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसके माध्यम से मुद्रास्फीति की गणना करने की जो अनुशंसा की थी वो अभिजीत सेन गुप्ता समिति के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए अगर नहीं पता है तो। ठीक है, 42 है, भारत का पहला केबल आधारित रेल पुंज अंजी खाद ब्रिज कहां स्थापित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, 43 है, निम्नलिखित में से किस देश ने चैट जीपीटी प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबॉट को लॉन्च किया? तो रूस ने किया है। ठीक, 44 है, हाल ही में किस राज्य ने 3 नए वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य घोषित किए? तो राजस्थान ने किए। ठीक है, 45 है, ऑपरेशन कावेरी 2400 भारतीयों को किस देश से निकाला गया था? ऑपरेशन कावेरी सूडान से निकाला गया। तो अब ऑपरेशन आ गया तो आप लोगों को थोड़ा सा ऑपरेशन के बारे में बता दें। शल्य चिकित्सा नहीं, ये जो ऑपरेशन चलाए गए हैं तो हम लोग देखते हैं कि दोस्त, ऑपरेशन दोस्त तुर्की में शुरू किया गया था, तुर्की में भूकंप आया था वहां के लिए। और एक आता है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था जब युद्ध हुआ था। और एक आता है ऑपरेशन देवी शक्ति। देवी शक्ति दोस्तों शुरू किया गया था जब अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए। एक आता है वंदे भारत। वंदे भारत आया था कोरोना से दुनिया में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए। वंदे भारत नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक आया था समुद्र सेतु। समुद्र सेतु भी दुनिया में जो भारतीय फंसे हुए कोरोना में उनको निकालने के लिए लाया था। और एक आता है मैत्री। मैत्री दोस्तों 2015 में आया था, नेपाल में भूकंप आया था, वहां से भारतीयों को मतलब वहां पर सहायता प्रदान करने के लिए किया था। और एक मैत्री है, ऑपरेशन मैत्री चलाया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑपरेशन मैत्री जो युद्ध सेना अभ्यास होता है ना, ऑपरेशन मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में चलाया जाता है। यहां से कंफ्यूज मत होइएगा कि आंसर गलत कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। और एक आता है ऑपरेशन राहत। राहत दोस्तों यमन में गृह युद्ध हुआ था तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। और एक ऑपरेशन आता है सेफ होम कमिंग। सेफ होम कमिंग, ये भी दोस्तों लीबिया में जो गृह युद्ध हुआ था वहां से भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। एक आता है ऑपरेशन सुकून। सुकून तो जब इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध होता है तो वहां से निकालने के लिए किया गया था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, 46 है, सैंटियागो पेना निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो पराग्वे के चुने गए हैं। ठीक है, 47 है, हाल ही में वर्षों के बाद किस राज्य में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ देखा गया? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। ठीक है, 48 है, भारत सरकार ने आतंकवादी समूहों द्वारा उपयोग का हवाला देते हुए किस राज्य में 14 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया? तो जम्मू कश्मीर पर। ठीक,
49 है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का पता लगाने के लिए एक मशीन लर्निंग टूल विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। 50 है, विश्व ट्यूना दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया गया? तो 2 मई को मनाया गया। दोस्तों ट्यूना क्या होता है? ट्यूना एक मछली होती है और इसकी संख्या 97% कम हो गई है, इसलिए जो है इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व ट्यूना दिवस 2 मई को मनाने जाने की शुरुआत की गई है। 51 है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, संस्थान और स्थान बताना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो बकरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों मथुरा में है, तो पहले का दोस्तों तीसरा हो जाएगा। भारतीय चमड़ा रंगाई जूता संस्थान दोस्तों कानपुर में है, पता ही होगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा, तो 3 4 दोस्तों इस हिसाब से। अच्छा, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग आगरा में है, हम लोग आगरा, इसको पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी यहीं से ट्रेनिंग करने गए थे, तो इसका पहला हो जाएगा, तो 3 4 1 सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। खाद्य अनुसंधान मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में, ठीक है। 52 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं बताना है? निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है, सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रयागराज से संबंधित थे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रामलीला केंद्र कानपुर में, सही है। राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ में है, सही है। हरिऔध कला केंद्र भवन प्रयागराज में नहीं है, हरिऔध कला दोस्तों आजमगढ़ में है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध दोस्तों वहीं के हैं जिन्होंने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य लिखा था, जिसे हिंदी भाषा का पहली खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है। 53 है, पथरई बांध नहर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो पथरई बांध झांसी है, ठीक है। झांसी में किला उला हम लोग देखते हैं, झांसी का किला, ये किला वो किला पत्थर के बने हैं, पथरई बांध वहीं बना दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान दे लें। 54 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चाइना के लिए सोनभद्र में पाया जाता है, ठीक है। पायरोफेलाइट झांसी में पाया जाता है, ठीक है। एंडोलोसाइट दोस्तों मिर्जापुर में पाया जाता है, ठीक है। सेल खड़ी बांदा में नहीं पाया जाता है, सेल खड़ी झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 55 है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट में है, ठीक है। 56 है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? तो गौतम बुद्ध नगर था दोस्तों, ठीक। 57 है, 2001-2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के साक्षरता में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई? तो 11-33 नहीं, 11-33 3 जोड़ देंगे 36, तो 11.36% थी इसकी, ठीक। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है? उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकेडमी लखनऊ में होगा, राजधानी है, जाहिर सी बात है, प्रशासन और प्रबंधन वहीं से होगा। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज दोस्तों हरदोई में नहीं है, लखनऊ में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र मेरठ बागपत में ही होना चाहिए था इधर, ठीक है। मेरठ में जन्म हुआ था और बागपत से इन्होंने अपनी चुनाव जीता था। वन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, सही है, इंपॉर्टेंट है। 59 है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। इनको सम्मान क्या क्या मिला है? भारत भारती सम्मान दोस्तों डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को मिला है, चौथा है, ठीक है। और लोहिया साहित्य सम्मान दोस्तों बुद्धिनाथ मिश्र को मिला है, तो इसका तीसरा हो जाएगा, तो इस हिसाब से दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी साहित्य दोस्तों डॉक्टर विश्वास को मिला है। और हिंदी गौरव सम्मान गिरिजा शरण अग्रवाल को मिला है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 60th क्वेश्चन है, देश के पहले अमृत सरोवर का लोकार्पण किस जगह पर किया गया? तो रामपुर में किया गया है, ठीक है। 61 है, भारतीय निर्यात के तीव्र विस्तार का निम्नलिखित में से एक मुख्य कारण क्या है? भारतीय निर्यात के तीव्र विस्तार का आयात शुल्क लगाना, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अन्य देशों में मंदी, निर्यात का विविधीकरण है दोस्तों, ठीक है। 62 है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो मशीनों और उपकरणों में निवेश के आधार पर। 5 करोड़ से ज्यादा अगर निवेश होता है तो वो बृहद उद्योग हो जाते हैं, और 5 करोड़ से कम निवेश होता है तो वो लघु उद्योग होते हैं, ठीक है। 63 है, अर्थशास्त्र में ज्ञान तकनीक कौशल शिक्षा में को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो ये सब पूंजी है, मानव पूंजी है, ठीक है। 64 है, ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाता है? ऋण को नियंत्रित करने के लिए मतलब ऋण जाए ना, जनता के पास पैसा ना जाए, तो दरें बढ़ा देगी वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दर जब बढ़ा देगी तो जनता से पैसा वापस आ जाएगा, ठीक, ये ध्यान देना है। और दर अगर कम कर देती है तो जनता के पास पैसा चला जाता है, ठीक है, तो ध्यान देना। सीआरआर में वृद्धि लेकिन बैंक दर में कमी, गलत हो गया, कम नहीं होना चाहिए, सीआरआर में कमी नहीं होना चाहिए, सीआर में वृद्धि और बैंक दर भी वृद्धि, ठीक है, यही स्टेटमेंट सही है। सीआर में कमी नहीं, ठीक है, तो बढ़ जाएगा सब। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बता दिए, सीआरआर पहले क्लास में कितना है? 4.5%। एसएलआर दोस्तों कितना है? 18%। उसके बाद दोस्तों आरआर कितना है? पूछता है 6.5%। ट्रिपल आर कितना है दोस्तों? 3.35%, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें पूछता है, ठीक। 65 है, मांग का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो वस्तु की कीमत और मात्रा कितनी है, तो मांग उस पर निर्भर करता है, ठीक है।
66 है, ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली सर्वाधिक गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सर्वाधिक गैस दोस्तों जलवाष्प है, CO2 भी आती निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलती है और हाइड्रोजन हाइलाइट्स भी निकलती है। ये सब इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। 67 है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। थोड़ा सा इसका हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में दोस्तों देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में अंतर आ जाता है, मतलब तिथि में अंतर आ जाता है, मतलब दिन घट बढ़ जाता है, इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और जो अंतरराष्ट्रीय समय मानक समय रेखा होता है वहां से समय का निर्धारण होता है, ठीक है। और जो तिथि रेखा होता है यहाँ से तिथि का अंतर होता है, मतलब दिनों का अंतर हो जाता है, इसीलिए इसको तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से दिनों का अंतर हो जाता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 अंश देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। जो ग्रीनविच देशांतर लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है और जो 180 अंश देशांतर जो बेरिंग सागर, चुक्सी सागर, आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर से होते हुए जाती है, वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। दोनों के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। और अभी देखिए 0 से ये 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम GMT, ठीक है। ये 0 अंश से 180 अंश पूर्व, ये 0 अंश से 180 अंश पूर्व, यही 180 अंश हो गया। इसके पूर्व जो होता है 12 घंटे की अवधि लगती है और 1 दिन प्लस होता है, ठीक है। और इसके जब पश्चिम में जाएंगे तो एक घंटा 1 दिन माइनस होता है, मतलब 12 घंटा माइनस होता है, तो मतलब दोनों मिलाकर के 24 घंटे का समय हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। ये हो गया, ये हो गई दोस्तों हमारी, ये हो गई, ये पूरा ये देखिए यहाँ पर चुक्सी सागर है, ये बेरिंग सागर है, इसी को बेरिंग जल संधि जोड़ती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको ऐसे ऐसे, मतलब जहां भूमि है इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया है, ठीक, क्यों? ताकि समय में गड़बड़ी ना हो, लोगों को भ्रम ना हो। ये देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि वास्तव में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 अंश देशांतर का अनुसरण नहीं करती है, या दाएं बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों में विभाजन ना हो, ठीक है, और लोगों में समय का भ्रम ना हो, ठीक, ये है। और ये कहां कहां से गुजरती है? ये देखिए ये गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर से सबसे ऊपर, फिर चुक्सी सागर, फिर बेरिंग स्ट्रेट, फिर प्रशांत महासागर से, जो कि बता ही दिए हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 68 संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली किसका उदाहरण है? तो रिफ्ट वैली का उदाहरण है, पिछली क्लास में बता चुके हैं। 69 भारत और चीन के अलावा निम्नलिखित देशों में से किस किस समूह की सीमा म्यांमार से लगती है? तो थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश से लगती है। ये हम लोग देख लेते हैं, ये है म्यांमार, भारत यहाँ है, चाइना यहाँ है, कह रहा है इसके अतिरिक्त किसकी सीमा लगती है? तो ये लाओस है, ये थाईलैंड है और ये बांग्लादेश है दोस्तों, ठीक है। बांग्लादेश देखिए ये सीमा लग रही है, यहाँ लग रही है, ठीक है, ये हो जाएगा। 70 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्रेनाइट चट्टानों का मुख्य घटक सिलिका और मैग्नीशियम होता है, गलत है, सियाल होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है महासागरीय तल मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों का बना होता है, सही स्टेटमेंट है। तो केवल 2 स्टेटमेंट इसका सही है। थोड़ा सा इसको भी हम लोग थोड़ा समझते हैं दोस्तों, इसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा कम विजुअल हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके बोलेंगे, उसको समझिएगा दोस्तों, ठीक है। जो पृथ्वी का क्रस्ट होता है, हम लोग पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो पृथ्वी का ऊपरी परत होता है, ऊपरी भाग होता है, उसको क्रस्ट कहते हैं। और इस क्रस्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट दोस्तों, ठीक है, महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट, ठीक। तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट है दोस्तों, वो ग्रेनाइट और एंड्रेसाइट से चट्टानों से बना होता है, ठीक है। और उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम पाई जाती है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट, इसका घनत्व 2.67 होता है और गहराई इसमें पर्वतों के नीचे अधिकतम होती है, ठीक है, और मैदानी भागों में न्यूनतम होती है। मतलब एक नियम होता है कि जो स्थल जितना ऊंचा जाएगा ना, वो जमीन में उतना ही गहरा होगा, ठीक है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। इसीलिए पर्वतों के नीचे यहाँ जो महाद्वीपीय क्रस्ट होता है, पर्वतों के नीचे अधिकतम गहराई तक जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सियाल सीमा पर उत्प्लावित है। सियाल जो होता है, सियाल किसका बना हुआ? सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम का, और सीमा सिलिका और मैग्नीशियम का। अभी जो सीमा है ये महासागरीय क्रस्ट बनती है, ठीक है। ये देखिए, जिस प्रकोष्ठ की लंबाई अधिक होगी वह अधिक गहराई को प्राप्त करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महासागरीय क्रस्ट क्या देख लेते हैं, इसकी मोटाई 8 से 12 किलोमीटर होती है और इसका घनत्व 3.0 होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व 2.67 और इसका घनत्व, महासागरीय क्रस्ट का घनत्व 3.0 होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। यह बेसाल्ट एवं गैब्रो से निर्मित होता है, ये भी ध्यान देना है। जिसका घनत्व अधिक होता है उसका आयतन कम होता है, अभी कल ही की क्लास में बताए हम,
ठीक है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका आयतन भी तो कम होगा, ठीक है, ये हो गया। इन दोनों क्रस्ट के मध्य कोनार्ड की असंबद्धता रेखा है, मतलब महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच में कोनार्ड की असंबद्धता रेखा है, और क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो की असंबद्धता रेखा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। 71 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? पृथ्वी का घूमना, ठीक है, वायु दाब और हवा, ये भी ठीक है, समुद्र का पानी का घनत्व, ये भी ठीक है, और पृथ्वी की क्रांतिक गति ये नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 72 है, वायुमंडल की संरचना के संबंध में सही कथन बताना है। ऑक्सीजन केवल क्षोभ मंडल में मौजूद है, गलत बात है। क्षोभ मंडल ऑक्सीजन 128 किलोमीटर तक पाई जाती है लगभग, तो क्षोभ मंडल तो 8 से 18 किलोमीटर ही तक होता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो सही बताना है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रचुर गैस है, गलत बात है। नाइट्रोजन कितना है? 78%, ऑक्सीजन कितना है? 71%, उसके बाद आर्गन आ जाता है 0.9%, फिर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है, तो ये गलत हो गया। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में धूल कणों की उच्च संरचना पाई जाती है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। 73 तुआरेग जनजाति दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सहारा क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। तुआरेग जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जनजातियों के बारे में, जनजातियां कौन कौन सी कहां कहां पाई जाती हैं, ठीक है, मतलब अफ्रीका की ही केवल देखेंगे। तो अफ्रीका में दोस्तों बंटू, बर्बर, बिंदु, फिंस, गाउचो, किर्गिज मध्य एशिया, स्टेपीज पाई जाती है, ठीक है। मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, पिग्मी कांगो जायरे पाई जाती है, ठीक है। और ये हो गया वेद्दा श्रीलंका नहीं, ये हो गया बुशमैन कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना में पाई जाती है, ठीक है। बोरो दक्षिण अमेरिका, बद्दू अरब में पाई जाती है, आइनू जापान में, हौसा फुलानी नाइजीरिया में पाई जाती है, फल्लाह नील नदी पर, ठीक है। अफरीदी पाकिस्तान, ये ठीक है, हौसा और फुलानी ये नाइजीरिया में पाई जाती है, ठीक है। 74 क्वेश्चन है, माउंट सिनाबंगू ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो माउंट सिनाबंगू इंडोनेशिया में स्थित है। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? नाई फारू मालदीव, ग्रेट ब्लास्टेक द्वीप आयरलैंड और अल अजीजिया लीबिया, दोस्तों तीनों सही सुमेलित हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 76 है, संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। 77 है, भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो सरकार की राष्ट्रपति स्वरूप, गलत है। प्रकृति की बहुदलीय और संसदीय, यही सही हो जाएगा, ठीक है। 78 है, वर्तमान समय में भारत में नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत? अभी ऊपर बता चुके हैं 4.50%। 79 है, निम्नलिखित में से भारत में नगद आरक्षित अनुपात CRR की अनुमेय सीमा कितनी प्रतिशत हो सकती है? तो दोस्तों 3 से 15%, ये 3% से कम नहीं हो सकती और 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। और SLR दोस्तों 18% से 40% होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। 80 है, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के आय के साधन कौन कौन से हैं? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की प्राप्ति है, रुपए मूल्य वाले सरकारी बॉन्ड पर ब्याज, ये भी है, केंद्र और राज्य सरकारों से के उधार पर प्राप्त है, ये भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक। 81 है, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जाहिर सी बात है भारतीय रिजर्व बैंक जारी करेगी। 82 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो 2 अप्रैल 1990 में की गई थी, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है। 83 है, अच्छा यहां से क्रम भी पूछ लेता है, जैसे नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई, ठीक है, सिडबी की 1990 में हुई, सेबी की 1988 में हुई थी, है कि नहीं? हालांकि 1992 के एक्ट के तहत उसको विधिक दर्जा दिया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र नहीं किया जाता? आयकर किया जाता है, सीमा शुल्क किया जाता है, व्यावसायिक कर नहीं किया जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 है, शिशुनाग वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी स्थायी राजधानी बनाई थी? इंपॉर्टेंट है, अभी पहले बता चुके हैं, तो किसने बनाई थी? कालाशोक ने बनाई थी, ठीक है, अभी ऊपर पूरा पढ़ा चुके थे। शिशुनाग जो था, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, जो हर्यक वंश था उसका अंतिम राजा नागदशक जो कि उदयन का पुत्र था, उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, और अपनी राजधानी जो था ये कहाँ ले जाता है? पाटलिपुत्र पहले थी, वैशाली ले जाता है। फिर ये जो कालाशोक होता है ये यहाँ से पुनः जो है अपनी पाटलिपुत्र को स्थायी राजधानी घोषित कर देता है, ठीक है। 85 है, तृतीय जैन संगीति जो वल्लभी में आयोजित है, दोस्तों तृतीय तो हम पढ़े नहीं है, हम तो द्वितीय जैन संगीति पढ़े हैं, अब पता नहीं भाई। और इसका आंसर भी देवर्धनी क्षमा श्रवण होगा, ठीक है। तो अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में किया गया था जैन संगीति? आखिरी वाली
देववर्धनी क्षमा श्रवण के। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है दोस्तों जैन संगीतियां हुई, प्रथम जैन संगीत, द्वितीय जैन संगीत। 300 ईसा पूर्व प्रथम हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और स्थूलभद्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान देना है। और 512 ईस्वी में दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। ठीक है, ये देखिए 300 ईसा पूर्व 512, लगभग 800 सालों का अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 86 का। निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति नामक रचना लिखी जो चंपू काव्य है, और बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी थी और कादंबरी लिखी है। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखी है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखी है। इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आ रहा क्या लिखे तो जो बोल रहे हैं उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और कल्हड़ ने राज तरंगड़ी लिखी है जो 12वीं सदी के इतिहास, कश्मीर का इतिहास बताता है। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। 4 बांस 24 गज अंगल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान में चंद्रबरदाई लिखते हैं। ठीक है, ये 87 तक किस हड़प्पा स्थल के कब्र से 2 लोगों के शव को दफनाने के साक्ष्य एक साथ पाए गए हैं? तो लोथल से 2 लोगों के साक्ष्य पाए गए हैं। 88 है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निम्नलिखित में से किसके लिए प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया? लड़कियां पढ़ सके, विधवा विवाह हो सके, इसके लिए किया है। ठीक है, विधवा विवाह के लिए इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया। इसी प्रकार से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बैन करने के लिए वेदों का सहारा लिया है। उन्होंने इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था कि लोगों को समझ में आए कि प्राचीन संस्कृति में ऐसी बात नहीं थी, वेदों में पुराणों में ऐसा नहीं लिखा गया है कि सती हो जाएं लोग। तब लोगों के मनोवृत्ति में परिवर्तन होना धीरे धीरे शुरू हुआ। ठीक है, नहीं तो पहले लोग समझते थे हमारे इतिहास में, हमारे मतलब प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। 89 है दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? खराज कर एकत्र किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। जो 4 प्रकार के कर होते थे, जजिया, जकात, खराज, खुम्स। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। देखिए जजिया और जकात दोनों धार्मिक कर हैं। ठीक, दोनों कैसे करें? धार्मिक कर हैं। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, तो जकात मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक, जो मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था उसे जकात कहते थे, और जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था धार्मिक कर उसे जजिया कहते थे। ठीक है, और खुम्स पता होगा आप लोगों को कि खुम्स युद्ध में लूटे हुए धन को कहा जाता था। ठीक है, अब आ जाता है खराज। खराज आ जाता है। खराज गैर मुसलमानों से भूमि कर लिया जाता था। और उश्र, खराज और उश्र आता है, दोनों भूमि कर हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जो खराज होता था गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और जो उश्र होता था वो मुसलमानों से लिया जाता था। तो इस तरीके से हम लोग इसको टेक्निकल तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आय कर होता है। आय कर बढ़ा दो चाहे जितना, उसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता वस्तुओं की कीमत पर। 91 है निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य लौटते हुए मानसून के मौसम के दौरान चक्रवातों से ग्रस्त होते हैं? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा होते हैं दोस्तों। ठीक, 92 है निम्नलिखित में से बॉक्साइट के भंडार कहां पर पाए जाते हैं? लोहर दग्गा में पाए जाते हैं, झारखंड। ठीक है, 93 है निम्नलिखित में से लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल पुष्कर झील है। 94 है शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक को मिरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिरी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला और मिरी भी कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को डाफला और मिरी भी कहा जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में दोस्तों यूके में क्या कहा जाता है? यूके में धंग कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है और ये देखना है थोड़ा सा। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का मैप है। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप, ये है। ठीक है, ये हमको देखना है। ये डाफला है, डाफला पहाड़ी है, ये मिरी है, ये अबोर है, ये मिश्मी है। ठीक है, ये है दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क, जो कि देश का 4था सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी दोस्तों। ठीक, ये हो जाएगा। ये हमारा ही मैप है दोस्तों, पूरा यहाँ पर हम लिख दिए हैं ऐसे ही। ठीक है, 95 पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से चेन्नई तक अंतर्देशीय संचार प्रदान करता है? तो कोचीन से प्रदान करता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये दोस्तों पालघाट दर्रा, ठीक है, ये कोचीन है यहीं पर, और ये पालनी की पहाड़ियां हैं, पालनी की पहाड़ियां, और ये अन्नाई मुड़ी है, ये अन्नाई मुड़ी है, और ये नीलगिरी है यहाँ पर। ठीक है, तो अन्नाई मुड़ी और नीलगिरी के बीच में दोस्तों ये पालघाट दर्रा स्थित है। ठीक, 96 है वाराणसी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वाराणसी दोस्तों मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। ठीक है,
97 है, निम्नलिखित में से किस जल विद्युत परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए सबसे बड़ी शक्ति मेगावाट क्षमता है? तो कोयना महाराष्ट्र में है। ठीक है। 98 है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन श्रीशैलम है और सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व है। कहां पर है बोर टाइगर रिजर्व? महाराष्ट्र में। ठीक है। 99 है, प्रोटीन का पता लगाने के लिए किस परीक्षण के द्वारा प्रोटीन का पता लगाया जाता है? तो बायोरेट का परीक्षण होता है, इसके द्वारा प्रोटीन का पता लगाया जाता है। ठीक है। 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुरूपी प्रजाति है? तो चींटी दोस्तों बहुरूपी प्रजाति है। 101वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो जाइलम मृत कोशिकाओं का बना होता है। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। ये दोस्तों पादप ऊतक होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक विभाज्योति ऊतक और एक स्थायी ऊतक। इंग्लिश में याद करना आसान है, इंग्लिश में ही याद करिएगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ठीक है। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, स्थायी टिश्यू होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। और जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोस्तों। ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान देना है और थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखिए। ये सब चीजें भी हम लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान देना है। ठीक है। दोस्तों एपिकल टिश्यू होता है, ये जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर एपेक्स मतलब चोटी पर पाया जाता है। तो जड़ों की चोटी पर और तनों की चोटी पर पाया जाता है, शीर्ष पर पाया जाता है। ठीक है। तो पौधों की लंबाई की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक। और जो लेटरल होता है, लेटरल सरफेस एरिया पढ़े होंगे, लेटरल होता है तो पौधों की मोटाई में वृद्धि में सहायक होता है। और जो इंटरकैलरी होता है, इंपॉर्टेंट है, इंटरकैलरी होता है, ये ऐसा होता है जैसे मान लीजिए घास है, फूस है। ठीक है। उसको पेड़ पौधे उसको जानवर खा लिए। अब उसका जो एपिकल वाला था वो तो खा लिए, क्योंकि एपिकल टिश्यू ऊपर ही पाया जाता था, उसको तो जानवर खा लिए। अब पेड़ पौधे की वृद्धि कैसे हो? तो उस वृद्धि के लिए जो होता है, जो बीच में लगभग पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी टिश्यू होता है। ठीक है। जैसे घास वास में ये पाया जाता है। ठीक है। अब स्थायी ऊतक दोस्तों, स्थायी ऊतक देखते हैं। 2 स्थायी ऊतक में भी है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। ठीक है। सरल ऊतक में ये भी इंपॉर्टेंट है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ध्यान देना है। और दूसरा है जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम दोस्तों, ध्यान देना है। हम जाइलम और फ्लोएम पर आते हैं। जाइलम दोस्तों क्या होता है? अच्छा हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। पैरेनकाइमा दोस्तों जीवित ऊतक है, कोलेनकाइमा दोस्तों ये भी जीवित ऊतक है, ध्यान दीजिएगा। और स्क्लेरेनकाइमा दोस्तों मृत ऊतक है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। पैरेनकाइमा बस थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहे हैं आपको। ठीक है। यही चीज क्वेश्चन पूछा जाए और कुछ नहीं। ठीक है। ये हो गया, पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा जीवित है, स्क्लेरेनकाइमा मृत है। ठीक है। अब जाइलम में संवहनी तंत्र पाया जाता है, संवहनी ऊतक होता है, जल और खनिज लवणों को ऊपर तक पेड़ पौधों पर ये जो है पहुंचाने में काम करता है, उसको यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करता है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट है देखना है, ये जो जाइलम होता है पेड़ पौधों में, ये जो पौधों की आयु की गणना जाइलम के द्वारा की जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं पर जो वार्षिक वलय होता है ना, इन्हीं वार्षिक वलय को गिनकर ही पेड़ पौधों की आयु का निर्धारण होता है, जिसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। पढ़े होंगे। और फ्लोएम क्या होता है? पेड़ पौधों में जो फल होता है उसको जो है पेड़ पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है। 102वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रामगंगा नदी राज्य में प्रवेश करती है? तो बिजनौर में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बिजनौर से रामगंगा भी प्रवेश करती है और बिजनौर से गंगा भी प्रवेश करती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में। और अब कंफ्यूज मत होइएगा, जो गंगा नदी है वो हरिद्वार से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है। और बा से बिजनौर, बा से बलिया, और बलिया से गंगा नदी निकल जाती है। ठीक। 103 है, पार्किंसंस रोग के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं को हानि होती है? पार्किंसंस रोग में तो सब्सटेंसिया नाइग्रा की हानि होती है। ठीक है। 104वां सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, बहुत इंपॉर्टेंट। रियासतें और सूची है, इनको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में व्यक्तिगत हड़प नीति के सिद्धांत के अनुसार मिला लिया गया था। तो मिलान करना, बघाट, झांसी, नागपुर, सतारा। दोस्तों हमको इसका क्रम याद है, सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, हमको ये याद है, सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। तो हम उसी हिसाब से क्रम मिला लेंगे। तो सबसे पहले ये 1848 एक आ रहा है, फिर 1850 2 आ रहा है, फिर 1853 3, फिर 1854 4। तो सतारा सबसे पहले, सतारा एक हो गया, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट आ जाता था, बघाट 50 हो जाएगा। तो पहले का चौथे का 1 हो जाएगा, पहले का 4 हो जाएगा। ठीक है। तो 4 और 1 कहाँ है?
तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और झांसी को दोस्तों कब मिलाया जाता है? झांसी को 1853 में मिलाया जाता है और नागपुर को 1854 में मिलाया जाता है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा। ठीक है, 105वां क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। अकाल आयोग और संहिताएं कब आई थी और किस वर्ष, मतलब किस वर्ष आई थी? ठीक है, तो कैम्पबेल समिति, स्ट्रेची समिति, स्मिथ समिति, मैकडोनाल्ड समिति। हम लोग पढ़े हैं स्ट्रेची समिति लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आई थी 1878-80 में। तो ये हो जाएगा 1878-80 पहले का, दूसरे का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 ये CD गायब हो गया। ठीक है, उसका दोस्तों ध्यान देना, मैकडोनाल्ड आयोग आया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1900 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो चौथे का दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चौथे का 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कैंपेबल समिति आई थी 1866 में, और जो स्ट्रेची आयोग आया था वो 1880 में आया था, और जो स्मिथ आयोग आया था 1860 में आया था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर ए हो जाएगा। और इसमें एक चीज और ध्यान देना है, आपको 5 आयोग याद रखने हैं, उसके बाद अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो कभी बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले स्मिथ आयोग। तो स्मिथ आयोग कब आया? 1860 में आया। ठीक है, उसके बाद आया कैंपेबल आयोग। कैंपेबल आयोग कब आया दोस्तों? 1866 में आया। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग कब आया दोस्तों? 1878-80 में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैकडोनाल्ड आयोग। मैकडोनाल्ड आयोग आया 1900 में। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों वुड हेड आयोग आता है ना, वुड हेड आयोग, इसको नोट कर लीजिए। वुड हेड आयोग आता है 1945 में। ये याद कर लेंगे 5, तो कभी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसका सन भी याद कर लेंगे तो हो सकता है कि ये पूछ ले कि कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। 106 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति का चुनाव 54 में सही है, राष्ट्रपति की पदावधि 56 में सही है, राष्ट्रपति का त्यागपत्र 62 में नहीं है दोस्तों, 56 में है। ये 56 में भी है, 56 में ही है राष्ट्रपति के त्यागपत्र, 56 एक का है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में ये है। ये सब हम पॉलिटी के सेक्शन में पढ़ा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, 107 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 19 का में सही है। सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, देहरादून डी सही है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण 20 ये सही है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 28 में नहीं है, 26 में है। 28 में क्या है? शिक्षण संस्थानों में किस प्रकार से धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान देना है। 108 हो जाएगा, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326, तो पहले का ए सुमेलित है, तो पहले का ए हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 324 में, तो उसके बाद 3, अच्छा ये दोनों है। उसका विधान परिषद का गठन दोस्तों अनुच्छेद 171 में है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और संसद सदस्यों का विशेषाधिकार 105 में है, और राज्य विधानमंडल के विधायकों का विशेषाधिकार, मतलब राज्य विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार 194 में है। ठीक है, ध्यान देना है। 109 में है, निम्नलिखित में से किसे कानून के शासन की मुख्य विशेषता माना जाता है? शक्तियों की सीमा सही है, कानून के समक्ष समानता सही है, सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी ये नहीं है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार दोस्तों ये है। तो 1 2 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका 1 2 4 सही हो जाएगा। और कानून का शासन दोस्तों ब्रिटिश जो राजनीति शास्त्री थे AV डाइसी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 110 है, यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती नहीं, राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके अधिकार के तहत प्रयोग योग्य होंगी, ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता। अनुच्छेद 19 तभी निलंबित होता है जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है, ये भी नहीं, संसद कानून बनाती है। ठीक है, 111 निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन को सही और उचित रूप से दर्शाता है? तो निजता का अधिकार दोस्तों जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अनुच्छेद 21 में भाग 3 में दी गई स्वतंत्रता, सी सही हो जाएगा। निजता का अधिकार भाग 21 में अनुच्छेद 21 में भाग 3 में कब शामिल किया गया था? पुट्टा स्वामी केस हुआ था, उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, 112 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति होगी तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। ठीक है, तो उच्चतम इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है दोस्तों।
राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में है और राज्यपाल का 159 में। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो अनुसूची 3 के तहत दिए गए शपथ के अनुसार शपथ नहीं लेते हैं, इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ठीक है। 113 है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने का विरोध किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने, दोनों ने किया था। ठीक है। 114वां है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय प्रकृति में ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है? ठीक है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में तो संवैधानिक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई दोस्तों नहीं है। ठीक है, ये अभी बताते हैं इसके बारे में। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 का एक्ट आया था, इसके तहत यह विधिक निकाय हो गई। संघ लोक सेवा अनुच्छेद 315 में है, तो ये संवैधानिक निकाय हो गया। तो इसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये हमको ध्यान देना है दोस्तों। केंद्रीय जांच ब्यूरो डीएसपीई एक्ट 1946 में आया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में आया था। इसके तहत दोस्तों इसका गठन किया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, अंग्रेज चले जाते हैं, तो इसको समाप्त कर दिया जाता है। फिर इसकी जो है इसका पुनर्जीवन किया जाता है 1 अप्रैल 1963 में सरकारी आदेश के द्वारा किया जाता है। तो जब ये सरकारी आदेश के द्वारा हुआ तो ना तो ये संवैधानिक निकाय हुआ, ना ही विधिक निकाय हुआ, ये कार्यकारी निकाय हो गया। ठीक है, कार्यकारी निकाय हो गया। जैसे नीति आयोग है, योजना आयोग पहले थी, वैसे ही ये निकाय हो गया। ठीक है, इस चीज को हम लोगों को ध्यान देना। और इसके बारे में एक चीज और हमको समझनी है, ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसके सदस्य इंटरपोल के सदस्य भी होते हैं। ठीक। 115 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद का गठन दोस्तों अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 167 में क्या है? राज्यपाल को जानकारी देने के संदर्भ में है। 168 में विधानमंडल का गठन है और 170 में है विधानसभा का गठन है। ठीक है, 116 में है भारत में कानूनी संप्रभुता निहित है, संविधान में है। संसद ब्रिटेन में संप्रभु है, न्यायपालिका अमेरिका में संप्रभु है। 117 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस समिति ने राज्यों की एबीसी प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो फजल अली आयोग 1955 में आई थी, इसने की थी। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। एबीसीडी आयोग के माध्यम से 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1956 में, जिसके तहत भाग 7 और भाग 9 निरसित कर दिया गया था और 2 प्रकार के राज्य बनाए गए थे, केंद्र और मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। 118वां, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? तो भारत के उपराष्ट्रपति गुलजारी लाल नंदा नहीं रहे। तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, एक बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं अपने प्रैक्टिस में पॉलिटी के। 119 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति दोस्तों आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से हम सब लोगों को पता होगा नीति निदेशक तत्व लिया गया है, उसमें राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति भी ली गई है, मतलब निर्वाचक मंडल, मतलब अनुच्छेद 55 भी लिया गया है। और एक चीज और ली गई है, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करता है। ये मनोनीत का प्रावधान भी आयरलैंड से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है और इस प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए और ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली ली गई है। 120वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के संघीय स्वरूप का एक आवश्यक तत्व तो नहीं है? दोस्तों बताए थे, जहां भी संघीय स्वरूप आ जाए वहां तुरंत केंद्र और राज्य में विभाजन आ जाएगा, केंद्र और राज्य आ जाएगा। तो लिखित संविधान होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, शक्तियों का विभाजन होता है, पृथककरण नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, पृथककरण मॉन्टेस्क्यू ने दिया था सिद्धांत। 121 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संसद और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को बंद कर दिया? तो 104वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके माध्यम से बंद कर दिया दोस्तों। 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया और 16(6) जोड़ा गया, जिसके तहत 15(6) में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, किसमें? शिक्षण संस्थानों में, और 16(6) में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, किसमें? सरकारी नौकरियों में। 102वां संविधान संशोधन के तहत पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया था और 100वां संविधान संशोधन हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा मतलब भूमि का हस्तांतरण हुआ था। ठीक है, ध्यान देना है। 122 है, निम्नलिखित में से गेहूं की किस्म की प्रजाति नहीं है? दोस्तों पूसा सुगंध नहीं है, पूसा धान की है। ठीक है। 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली समुद्री सुरंग का निर्माण कर रहा है? तो भारत निर्माण कर रहा है महाराष्ट्र में, दक्षिणी बंबई में, जो कि बांद्रा कुर्ला से मरीन ड्राइव तक जाएगी। ठीक है। 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बांग्लादेश को मेट्रो लाइनों, सीएनजी बसों और रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम के लिए $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है? तो दक्षिण कोरिया कर रहा है। ठीक है। 125 है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक निम्नलिखित में से क्या है?
तो 161वीं है। पिछली बार भारत की रैंक 150वीं थी, ठीक है, ये ध्यान देना है। 126 है, हाल ही में किस देश में मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो मॉरिशस में किया गया, ठीक है। 127 है, निम्नलिखित में से किस देश के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली का चित्रण करने वाले आपत्तिजनक ट्वीट के लिए माफी मांगी है? तो यूक्रेन ने माफी मांगी, ठीक। 128 है, विश्व एथलेटिक दिवस 2023 निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 129 है, हाल ही में मालदीव तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश ने बंदरगाह बनाने की आधारशिला रखी है? भारत ने रखी है, ठीक है। 130 है, सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य ने किया है? तो तेलंगाना में किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। अब निम्नलिखित में से मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा? दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये 4 की पावर 1/3 है। सब में एक ये 6 की पावर 1/4 है, 15 की पावर 1/4 है और 245 की पावर 1/12 है। तो दोस्तों इसको ऐसे करते हैं, जैसे 4 की पावर 1/3 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ये 4 की पावर ये 3 है, 1/3 है ना पावर, तो 3 क्यूब रूट और 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब 6 की पावर 1/4 है, तो 4 और इसको 6 लिख सकते हैं, और 15 की पावर 1/6 है, तो इसको 15 लिख सकते हैं, और 245 की पावर 1/12 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम लेते हैं तो 12 आता है, ठीक है। जो भी ये एलसीएम आया है उसको इनके रूट से, जो 3, 4, 6, 12 है, इससे डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उसकी पावर, ये जो रूट में अंदर लिखा हुआ है उसकी पावर कर देंगे। तो 3 की पावर 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 की पावर 4 कर देंगे, तो मतलब 4 चौक 16 चलाइए 256 आएगा। तो ठीक है, ये हो गया। अब 4 3 12 तो 3, तो 6 की पावर 3 मतलब 216 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अब 6 दूनी 12, तो 2 15 15 225, ये भी नहीं होगा सबसे बड़ा। और फिर 12 12 245, ये हो ही जाएगा, तो 256 सबसे बड़ा, मतलब पहला सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब 132वां क्वेश्चन है, ये इसको डिवाइड, इसको जोड़ना है, तो आधा ये आधा ये आधा ये आधा ये 2, तो ऐसे हो गया, ठीक है। 2 ये 3 4 5 6, देखिए इकाई अंक 6 है कहीं, यही एक मिला, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। 133 से x1 x2 तथा x3 का औसत 14 है, मतलब औसत 14 है, तो इन तीनों का योगफल 42 हो जाएगा, ठीक। x1 और x2 के योग का 2 गुना 30 है, योग का 2 गुना 30 है, मतलब x1 और x2 का योग 15 होगा। तो कह रहा है x3 का मान, तो x3 15 42 27 हो जाएगा, ठीक है। 134 रुपए 425 को 4 पुरुष 5 महिला और 6 बच्चों में 9:8:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो एक का हिस्सा, तो 9 चौक 36, 8 8 पंचे 40 और 6 चौक 24, तो 36 और 40 कितना हो गया? 6 चौक 24 हो गया, सॉरी 6 चौक 24, 36 24 3 2 5 60 40 100, तो 100 ये हो गया। क्या पूछा है कि एक पुरुष का हिस्सा पूछा है, मतलब 9 वाला हिस्सा पूछा है ना, तो 36, तो ये 100 हो गया। यहाँ 36 और गुणे 425 करेंगे, ठीक है। फिर कितना आता है देखते हैं, तो 25 चौके 100, 25 4 चौक 16 17 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 4 9 36, तो 9 इंटू 17 करेंगे, 9 इंटू 17 करेंगे, और ऊपर कितना है? 4 पुरुष है, तो 4 पुरुष 4 कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, तो 17 दूनी 34, अच्छा बहुत क्लोज है, ठीक है। तो 17 9 ऐसा कर लें, 17 9 कितना होता है? 170 में से 17 घटा देंगे, 153 हो गया, ठीक है। 153 को किससे डिवाइड कर देंगे? 4 थे पुरुष, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 12 हो गया, और 4 3 12 3 बचा, 3 बचा, 4 8 32, 4 8 32 10 बचा, 38.25 है कहीं, 38 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 135वां, एक रेलवे स्टेशन पर एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट में पर तथा एक अप ट्रेन प्रत्येक 3 मिनट पर गुजरती है, तो 30 मिनट में कितनी ट्रेन गुजरेंगी? तो 2 मिनट में गुजरती है, तो आधे घंटे में ये 15 ट्रेनें हो जाएंगी, और ये एक ट्रेन गुजरती है 3 मिनट में एक गुजरती है, तो ये 10 हो जाएगी, तो 15 10 25 हो जाएगा, ठीक है। 136 से एक समबाहुभुज में जिसका प्रत्येक कोण 1560 नहीं है दोस्तों, ये 156 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये 156 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक, ये हो गया। तो कह रहा है उसमें भुजाओं की संख्या, तो दोस्तों भुजाओं की संख्या क्या होती है? n इंटू 2 इंटू 180 अपॉन n बराबर आंतरिक, बराबर ये कोण होता है, ठीक है, आंतरिक कोण, तो ये भुजाओं की संख्या निकल आती है, ये n भुजाएं हैं, ठीक है। तो प्रत्येक कोण 156 है, 56 हो जाएगा प्रत्येक कोण, ठीक है। तो n, तो इसको जब डिवाइड कर इसको इस ठीक है, इसको कर लेते हैं 180 n बराबर प्लस 260 हो गया, 260 बराबर ये 156 n हो गया, ठीक है, 156 n, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा? ये 360 है, सॉरी 180 2
180 उधर जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, और 24 360 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर इसका 15 सही हो जाएगा। 137 है, यदि परफेक्ट का कूट ये है पी क्यू आर, एक का अंतर है, ई एफ जी एक एक का अंतर आ रहा है, तो बी सी डी, डी होगा, ये कैंसिल, और एस टी लिखा है तो आर एस टी, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। 138 देखते हैं, बी एल डी जी ई आई, तो बी एल, बी 2 जोड़ दिए, ये 11 जोड़ दिए, नहीं एल 12 पे आता है, 12 2 14, और ये 14 जोड़े हैं, ये 12 लिखा है। डी जी, डी 4 पे आता है, जी 7 पे, 7 4 11, 2 2 का अंतर आ रहा है क्या, ई 5 है, आई 9 है, 9 5 14, 5 5 का अंतर आता है, तो क्यू कितने पे, क्यू 17 पे है, और एस कितने पे, एस 19 पे, 19 17 36 में से 2 घटाएंगे 34 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। 139 है, गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, मैं उनकी माँ के, गीता की ओर, ये मान लीजिए गीता हो गई, ठीक है, गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, रमेश है, कोई कहता मैं इनकी माँ हो गई, इनकी माँ के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र ही हो गया, का पुत्र हूँ, ठीक है, मैं ये हूं, मतलब रमेश ये हो गया। तो गीता का रमेश से क्या संबंध है, तो गीता का रमेश से, तो गीता इनके पापा की बहन हो गई, गीता बुआ हो गई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 140, आखिरी क्वेश्चन है, 2 3 5 2 3 5 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 5 17 17 6 23 23 7 30 हो जाएगा आंसर, 30 8 38 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने 140 क्वेश्चन बहुत डिटेलिंग के साथ, इत्मीनान से, बिना किसी फर्जी की बात किए हुए, विद मैपिंग के साथ चारों ऑप्शन को कवर करते हुए बहुत अच्छे तरीके से कवर किया दोस्तों। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, लोग सिर्फ आंसर देख देख के आपको आंसर कराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई कमी नजर आए, तुरंत करिए, तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर तुरंत काम किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।